नमस्कार, अनादि टीवी की इस विशेष प्रस्तुति में मैं प्रभु पटेरी आपका स्वागत करता हूं। आज बात मध्य प्रदेश के उपचुनाव में मरती मर्यादा की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के आइटम वाले बयान के बाद जुबानी जहर और तेजी से फैलने लगा है। शिवराज सरकार में मंत्री और उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी गिरिराज दंडोतिया ने आग में घी डालने का काम किया। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि यदि कमलनाथ ने किसी महिला के लिए आइटम वाली बात दिमनी में कही होती तो वहां से उनकी लाश ही जाती। इधर इमरती देवी ने भी नाथ का नाम लिए बगैर उनकी मां और परिवार की अन्य महिलाओं को बंगाल की आइटम कह दिया है। बीजेपी तो नाथ के खिलाफ पहले ही चुनाव आयोग में जा चुकी है। अब कांग्रेस ने इस बयानबाजी के लिए गिरिराज दंडोतिया और इमरती देवी की इलेक्शन कमीशन में शिकायत की है। आयोग नाथ से 2 दिन पहले ही उनके बयान के लिए जवाब मांग चुका है। दंडोतिया और इमरती से जुड़ी शिकायतों पर भी उसके द्वारा ऐसा ही कदम उठाने के पूरे आसार हैं। मर्यादाओं के टूटने का जो सिलसिला इन उपचुनाव में देखने को मिल रहा है, वैसा राज्य में इससे पहले कभी नहीं हुआ। आम चुनाव से लेकर राज्य की विधानसभा के लिए हुए सियासी संग्रामों में भी इस बार जैसे शर्मनाक वाक़ये देखे जा रहे हैं और सुने जा रहे हैं, वैसे पहले कभी नहीं हुए। तो क्या ये राजनीतिक दलों के बीच कंपटीशन के दुश्मनी में बदल जाने का मामला है, या फिर ऐसा है कि अब राजनीति में किसी लिहाज की गुंजाइश ही नहीं रह गई है? इसी बात को और इस कार्यक्रम में हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले देखिए इसमें एक खास रिपोर्ट। बात सही करने की हो या किसी गलत काम को अंजाम देने की, अक्सर ऐसे कर गुजरने वालों से सबक लेकर ही उन्हें फिर से किया जाता है। इस लिहाज से कमलनाथ और इमरती देवी को उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के सांसद मोहम्मद आजम खान से जोड़ा जा सकता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में खान ने एक चुनावी सभा में जहरीला बयान दिया। आरोप लगाया गया कि खान ने उनके मुकाबले में उतरी बीजेपी प्रत्याशी जयाप्रदा के लिए वो बात कही थी, लेकिन आजम साफ बच निकले क्योंकि उन्होंने पूरे भाषण में एक भी बार जयाप्रदा का नाम ही नहीं लिया था। कमलनाथ ने भी जिस भाषण में आइटम शब्द का इस्तेमाल किया, उसमें उन्होंने इमरती देवी का नाम ही नहीं लिया था। इमरती ने भी जब नाथ के बयान पर पलटवार किया तो वे उनका नाम लेने से बचती रही। लेकिन गिरिराज दंडोतिया इस खेल में कुछ कच्चे निकले दिख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कमलनाथ के नाम का जिक्र करते हुए उनके लिए धमकी वाली बात कही है। कांग्रेस ने ये मौका नहीं गंवाया, वह दंडोतिया और इमरती के खिलाफ चुनाव आयोग में चले गए हैं। गुजरे लोकसभा चुनाव में भोपाल सीट पर भी इसी तरह बीजेपी प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की शिकायत हुई थी और चुनाव आयोग ने कुछ समय के लिए उनके बयान सहित मीडिया से उनकी बातचीत और सभाओं पर भी रोक लगा दी थी। हालांकि ऐसा होने के बावजूद प्रज्ञा ने कांग्रेस उम्मीदवार दिग्विजय सिंह को तगड़ी शिकस्त दी थी। अब देखना है कि नाथ सहित इमरती और दंडोतिया के बयानों पर चुनाव आयोग और मतदाता कैसा रिएक्शन देते हैं। तो सबसे पहले सुनिए कि इस उपचुनाव के दौरान नेताओं की अमर्यादित बयानबाजी के प्रदेश में कैसे कैसे मामले सामने आए हैं। ये उसके जैसे नहीं है क्या? उसका नाम जो मैं क्या उसका नाम लूं? आप तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं। आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या आइटम है? ये क्या आइटम है? तो वो बंगाली आदमी है, वो मध्य प्रदेश में आया सिर्फ मुख्यमंत्री के बनने के लिए। उसको बोलने की सभ्यता नहीं है। और उस व्यक्ति को क्या कहा जाए? वो मुख्यमंत्री के पद से हटेगा तो पागल होगा। अब पागल बन के पूरे मध्य प्रदेश में घूम रहा, तो वह कौन क्या कर सकते? कुछ भी कह सकता है। तो मैंने आपसे एक ही बात कह दी, बंगाली आदमी है, मेरे प्रदेश का आदमी नहीं। मैं बता क्या उसकी माँ और बहन आइटम होगी बंगाल की, तो हमें ये पता थोड़ी है। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ कैसी भाषा बोल रहे हैं अनुसूचित वनिता के खिलाफ। आपने पता डबरा में कमलनाथ ने कहा कह दी पता है ऐसे में। अब जो बताओ अपने या तोमर यार में अपने चंबल में को अपनी माँ बहन की दबाते बोल दे वो तो कत्ल हो जाओ, मुड़े ले लेंगे। बात सही करने की हो आइटम शब्द जायज है या नाजायज, इसको लेकर लड़ाई फिलहाल जारी है। कमलनाथ के इमरती देवी को अपशब्द कहने के बाद जहां इमरती ने बिना नाम लिए नाथ के परिवार को बीच में ला दिया है, तो बीजेपी प्रत्याशी गिरिराज दंडोतिया ने चुनावी सभा में कमलनाथ के खिलाफ बयान देकर आग में घी डालने का काम किया है। हालांकि मामले को लेकर दोनों ही दल चुनाव आयोग पहुंच चुके हैं और कमलनाथ ने अपना बयान भी दर्ज करा दिया है। अब देखना होगा
कि मामले में निर्वाचन आयोग क्या कार्रवाई करता है। आइटम शब्द जायज़ है या नाजायज़, इस पर हम करेंगे चर्चा। और चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे स्टूडियो से अनादि टीवी के एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर जी और ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसी। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर आइटम शब्द में ऐसा क्या है। भटनागर जी, आइटम आइटम आइटम, कमलनाथ जी ने एक सभा में मंच से कहा कि मैं भी आइटम, मंच पर बैठे तमाम लोग आइटम, उनने लोगों के नाम लेकर कहा कि आइटम नंबर 1, ये आइटम नंबर 2, ये आइटम नंबर 3, आइटम नंबर 4, एटसेट्रा एटसेट्रा। उनने ये भी कहा कि संसद में भी आइटम कहा जाता है, विधानसभा में भी जो विषय सूची होती है उसमें भी आइटम कहा जाता है, बाजार से किसी सामान को खरीदते हैं तो वो भी आइटम है। तो आइटम शब्द में ऐसा क्या है जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी को इतनी तकलीफ हो रही है। अब जब वही आइटम शब्द का प्रयोग बिल्कुल उसी लहजे में, उसी तरीके से इमरती देवी ने कमलनाथ जी के परिवार से के लिए कहा, बगैर किसी का नाम लिए उनने भी वैसे ही आइटम शब्द का प्रयोग किया, तो कांग्रेस को एतराज़ हो रहा है, चुनाव आयोग में शिकायत कर दी गई है। आखिर इसका मतलब क्या है? आप कहें आइटम तो जायज़ है और वो कहें आइटम तो नाजायज़ है। देखिए प्रमुख, मुझे लगता है कि कांग्रेस की जो भी रणनीति है वो समझ से परे है। एक तरफ आप बचाव कर रहे हो, अगर कमलनाथ ने इमरती देवी के बारे में आइटम शब्द कहा है तो पूरे पुरजोर तरीके से कमलनाथ खुद 10 तरह से सफाई दे चुके। उसके बाद जब राहुल गांधी ने इस पर आपत्ति जताई, इस भाषा का समर्थन नहीं किया, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं खेद व्यक्त कर चुका हूँ और मेरा इरादा किसी का अपमान करने का नहीं था, और आइटम एक सामान्य सा शब्द है जो संसद और विधानसभाओं में भी इस्तेमाल होता है। हालांकि महिलाओं के प्रति जब आप किसी आइटम शब्द का इस्तेमाल करते हैं या माल शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो ये हम सब समझते हैं कि इसका क्या मीनिंग है। तो बीजेपी की आपत्ति उसी चीज़ को लेकर थी। निश्चित तौर पे वो उसकी संसदीय जो शब्दावली है उसमें नहीं जा रही थी। जो सामाजिक संरचना में आइटम और माल शब्द जैसे उपयोग महिलाओं के लिए किए जाते हैं, वो सवाल उसको लेकर था कि क्या महिलाएं उपभोग की वस्तु है जैसे आइटम या माल। अब अगर कमलनाथ जी के बारे में इमरती देवी ने कहा है कि कमलनाथ जी बंगाल के हैं और उनके बारे में जो भी कमेंट्स किया है, भटनागर जी उन्होंने कमलनाथ जी का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा वो व्यक्ति, हाँ, वो आदमी। निश्चित तौर पे उन्होंने भी ये कहा कि जो वो व्यक्ति, जो भी हम समझ रहे हैं कि किसके बारे में कहा, लेकिन उस पर कांग्रेस की आपत्ति, जब आप खुद आइटम शब्द पे इतनी सफाई दे चुके हैं तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि आप शिकायत करने किस बात की गए वहाँ पर। ये बड़ा मतलब ताज्जुब की बात है कि एक तरफ कांग्रेस जो है उसको डिनाई कर रही है, जो उन्होंने इमरती देवी के बारे में, इमरती देवी का उन्होंने भी नाम नहीं लिया, लेकिन संकेत साफ समझ में आ रहा है कि वो किसके लिए कह रहे हैं। ऐसे ही इमरती देवी ने कमलनाथ का भले नाम ना लिया हो, लेकिन वो क्या कह रही है ये हमें समझ में आ रहा है। दोनों ही चीज़ें कायदे से देखा जाए तो आपत्तिजनक है, लेकिन सवाल ये है कि जब आप चुनावी लड़ाई में उतरे हो और एक चीज़ की आप शिकायत कर रहे हो और उसी चीज़ के लिए जब आपके लिए उपयोग किया जा रहा है तो आप उसकी शिकायत कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस इस मुद्दे को जो ख़त्म हो सकता है तो वो कांग्रेस कहीं ना कहीं रणनीतिक चूक करके उसको वापस से फिर जीवित कर दिया है। तो कांग्रेस इस समय किस तरह से चुनाव लड़ रही है बड़ा समझना मुश्किल है। अच्छा, चलिए ब्रजेश जी, आपसे जानने की कोशिश करते हैं कि मसला क्या है आखिर आइटम को लेकर। जो कमलनाथ जी ने जो अपना जवाब दिया है चुनाव आयोग को, जो उनको नोटिस मिला था 48 घंटे में जवाब देने का, उसमें उनने कहा है कि मैंने कोई भी अनर्गल भाषा का प्रयोग नहीं किया, किसी व्यक्ति के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाई। उनने सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन का भी हवाला दिया कि जिसमें कहा गया है कि चुनावी सभा में कोई व्यक्ति किसी की जात पात या व्यक्तिगत लांछन नहीं लगा सकता जो प्रमाणित न किया जा सके। तो उनने ये साबित करने की कोशिश की है कि उनने आइटम शब्द का प्रयोग किया। वो एक तो पहली बात तो उनने नाम नहीं लिया किसके लिए प्रयोग किया, और दूसरी बात उनका ये कहना है कि वो कहीं से भी अमर्यादित, असंस्कारित, असांस्कृतिक या गलत शब्द नहीं है जो उनने कहा है। साथ ही कमलनाथ ने जो अपना जवाब दिया है 2 पेज का, उसमें उनने उस दूसरे मुद्दे को भी छेड़ने की कोशिश की है जो एक नोटिस कमलनाथ को भी मिला था वहाँ ग्वालियर में FIR करने के जो निर्देश हुए हैं चुनावी सभाओं को लेकर। तो उनने ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर शिवराज सिंह चौहान पर आरोप लगाए हैं कि ये लोग जो हैं केंद्रीय मंत्री और तमाम ये नेता, ये वहाँ पर जो है लगातार चुनाव आयोग के जो निर्णय हैं, आदेश निर्देश हैं या कोरोना की जो गाइडलाइन है उसको तोड़ रहे हैं। लेकिन मैं ऐसा कोई काम नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ, बिल्कुल एक
प्राइमरी स्कूल का जो बच्चा होता है बिल्कुल शरीफ बच्चे की तरह हूँ मैंने ना तो किसी के खिलाफ कोई अमर्यादित टिप्पणी की है, ना मैंने किसी पर चारित्रिक लांछन लगाया है और ना ही मैंने कोरोना की कोई गाइडलाइन तोड़ी है। तो जब ये जवाब जो मांगा गया था वो स्पेसिफिक मांगा गया था चुनाव आयोग ने, आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा था कि जो उन्होंने कहा है वो भाषण की लाइनों पर जवाब मांगा गया था, स्पष्टीकरण उनका, तो उसको ऐसा बढ़ा चढ़ा कर आगे तक देना ये कहाँ तक जायज़ है। और एक तरफ आप जब जवाब दे रहे हैं कि आपने गलत नहीं किया और आपकी ही पार्टी, दूसरा जब ऐसे ही बोलता है तो शिकायत करने पहुँच जाती है। दरअसल प्रभु जी, जो धरातल पे है और जो जवाब गया उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। मतलब वो अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है। आपने भी देखा है कि कोरोना की हम बात करें तो चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों दल उसकी गाइडलाइन का फॉलो नहीं कर रहे हैं। बिना मास्क के वहाँ पे भीड़ जमा हो रही है, नेता भी सैनिटाइजेशन नहीं हो रहा है, तो वहाँ दोनों गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। और ये जवाब देने का मतलब है जैसे कि आप कहते हो तो आइटम जायज़ है और वो कहते हैं तो नाजायज़ है। ना वो जायज़ है, जायज़ तो कह ही नहीं सकते हो ना आप उस सवाल को। आइटम यदि आपने बिना नाम किए आप पब्लिक से कहलवा रहे हो कि कौन है, मैं तो उसका नाम नहीं जानता हूँ, क्या आइटम है वो, और फिर नाम पब्लिक बोल रही है। तो इसी तरह इमरती देवी में भी किसी का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा भाई बंगाल से कोई आदमी आया है और वहाँ पे माँ बहनों को कहते हैं कोई आइटम, हमारे मध्य प्रदेश में तो नहीं कह सकते। तो ये उनके बचाव के लिए वो भी कह सकती हैं। लेकिन आइटम शब्द जो जिसके लिए उपयोग किया गया है दोनों तरफ से, हम इसको जायज़ नहीं कह सकते हैं, चाहे इमरती देवी ने कहा हो या कमलनाथ ने कहा हो। जिस परिप्रेक्ष्य में कहा गया है, जिनके लिए कहा गया है, वो नाजायज ही कहलाया जाएगा। क्योंकि जैसे कि भटनागर जी ने बताया कि हमारे यहाँ आइटम शब्द महिलाओं के लिए किस परिप्रेक्ष्य में बोलते हैं, तो इसको जायज़ कहने का कोई सवाल ही नहीं उठता। रही बात जवाब देने की, तो जब आदमी गलत होता है ना पटेरिया जी, आपने देखा होगा, तो वो इधर उधर की बात करता है। आप एक तरफ आपका दल कह रहा है कि वो आइटम शब्द गलत है, यहीं आप साबित हो गए हो कि आपने जो कहा है वो गलत है। या तो आप उस पर स्टैंड नहीं लेते, चुनाव आयोग नहीं जाते, आप कह देते कि जो आइटम हम कह रहे थे वैसे ही आइटम की बात हो रही है यहाँ पे। जिस तरह से आपने उस आइटम शब्द को आगे ले जाकर ये साफ करने की कोशिश की कि हम आइटम, हमारा अभिप्राय महिला से नहीं था, वस्तु से था, संसदीय भाषा से था। आप कल तक वो बात कर रहे थे, लेकिन जब आइटम शब्द आपके ऊपर आया तो आप उसको अमर्यादित कहने लगे और गलत कहने लगे। तो इसका क्या मतलब है कि आप पे यदि हमला होगा तो वो गलत है और दूसरे पे आप हमला करोगे तो वो सही है। तो यहाँ गलत है ये। और जब वो शब्द के लिए आप एक तरफ चुनाव आयोग में जा रहे हो, शिकायत कर रहे हो आइटम शब्द की, और उसी आयोग में आपको जवाब देना पड़ रहा है, तो आप इधर उधर की बात कर रहे हो कि भाई ये गलतियां नहीं हो रही हैं, ये भी गलतियां हो रही हैं, चुनाव आयोग के इन निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है और हमारा अभिप्राय ये नहीं था। और हम अपने संसदीय इतिहास बता रहे हैं कि आज तक हमने कोई गलती नहीं की है। मतलब आपने पहले गलती नहीं की होगी तो ये जरूरी नहीं है कि आज आप गलती ना करो। इससे बड़ा ये होता कि आप स्वीकार कर लेते और माफ़ी मांग लेते। अब आयोग को जो भी निर्णय लेना है, आगे लेना है, आयोग को क्या वो करता है, कार्रवाई करता है। लेकिन इस तरह की भाषा शैली से एक तो हमारे चुनाव का जो स्तर है नीचे लगातार गिरता जा रहा है। और ये कहीं भी पब्लिक को भी ध्यान देना चाहिए, इस पे चुनाव आयोग को भी देना चाहिए कि कार्रवाई हो, सख्त कार्रवाई हो। सामूहिक सभी दलों को ये निर्णय लेना पड़ेगा आगे जाके, नहीं तो हमारे लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है ये और इसका ढर्रा बिगड़ता चला जाएगा। या तो सामूहिक दल से निर्णय लें कि इस तरह की भाषा कोई बोलेगा तो हम उसको बर्खास्त कर देंगे। लेकिन समस्या यहाँ ये भी होती है कि यदि एक दल ने बर्खास्त कर दिया तो वो सामने वाला दूसरे दल में चला जाएगा। तो सामूहिक रूप से सभी दलों को ये निर्णय लेना पड़ेगा और जनता को निर्णय लेना पड़ेगा कि इस तरह की भाषा शैली अपनाने वाले लोगों को वो बहिष्कार करे और चुनाव में सबक सिखाएं। और चुनाव आयोग को भी इसमें नई कोई गाइडलाइन बनाना पड़ेगी ताकि सख्त कार्रवाई हो सके। चलिए, ब्रजेश जी ने जो कहा उससे तो ये लब्बुल हुआ निकल कर आ रहा। भटनागर जी की विख्यात होने से ज़्यादा कुख्यात होना राजनीति में अच्छा है कि आप यदि कुख्यात हैं तो सामने वाली पार्टी आपको तुरंत बुला लेगी। लेकिन मेरा सवाल आपसे दूसरा है। कमलनाथ जी ने जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर अपने तर्क प्रस्तुत किए कि मैंने कोई गलत बात नहीं कही है, उस निर्णय के आधार पर यदि कमलनाथ जी बचते हैं चुनाव आयोग की गाज से तो इमरती देवी बचेंगी उसी आधार पर। लेकिन गिरिराज दंडोतिया का क्या होगा, जिसने नाम लेकर खुलेआम जान से मारने की धमकी दी। उसने कहा कि यदि मुरैना के द्वेमने में आकर कमलनाथ ऐसा कहते तो उनका कत्ल कर दिया जाता और गर्दन पड़ी होती। देखिए, मुझे लगता है प्रभु के इसका फैसला तो चुनाव आयोग को ही करना है कि गिरिराज दंडोतिया के साथ वो क्या व्यवहार करें। हमने भोपाल के अंदर पिछले लोकसभा चुनाव में देखा था, जब चुनाव प्रचार पर, उम्मीदवारों के चुनाव प्रचार पर रोक लगाई थी चुनाव आयोग ने। भोपाल के अंदर सांसद जो है प्रज्ञा ठाकुर, इन्होंने दिग्विजय सिंह को लेकर कुछ टिप्पणी की थी और उसके बाद में उनको एक दिन रोका था। लेकिन चुनाव के अंदर इस तरह की भाषा जो है मुझे लगता है कि एक व्यवहार का हिस्सा बन गई, होना तो नहीं चाहिए। याद करें, अगर आप 2003 का समय
तो उमा भारती चुनावी सभाओं में बड़े खुले तौर पर कहती थी कि दिग्विजय सिंह को सड़क के गड्ढों में पटक कर बिजली के तारों से करंट का झटका लगाया है जनता, तो जनता बड़ी उत्साहित होती थी। तो सवाल ये कि नेता सिर्फ इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं कि सामने खड़ी हुई भीड़ हमारी किस चीज़ से खुश हो रही है, किस चीज़ से उत्तेजित हो रही है, किस चीज़ से उसमें आक्रोश पैदा हो रहा है। देखिए अब कमलनाथ का जो बयान आप सुनाएंगे तो जब वो आइटम कहते हैं तो कमलनाथ खुद भी हंस रहे हैं, उनकी बगल में खड़ी विजय लक्ष्मी साधो भी हंस रही है, बाकी लोग भी हंस रहे हैं। इसी तरह से जब गिरिराज दंडोतिया वहाँ पे बोल रहे हैं तो पब्लिक की जो रिएक्शन आ रही है उसको यदि देखेंगे तो मुझे लगता है कि हम यहाँ पे बैठ के बहस कर रहे हैं, लेकिन जनता इन सब चीज़ों को मान्यता दे रही है कि जो भीड़ वहाँ पर उपस्थित है, जिस भीड़ के बीच में बोला जा रहा है, वो उसको समर्थन कर रही है उस चीज़ का। वहाँ पे जनता कोई विरोध नहीं कर रही है। हमने नियम बनाए, कायदे बनाए और इनको बनाने वाले ही इनको तोड़ रहे हैं। चलिए, चुनाव आयोग को निर्णय लेना है कि वो कमलनाथ के जवाब को कैसे लेती है। चुनाव आयोग क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने जा रहा है या उन्होंने जो तर्क दिए हैं उन तर्क को मानता है। शायद वही तर्क आधार भी बनेंगे इमरती देवी का भी। लेकिन इस पूरे मसले में जो ब्रजेश जी भटनागर जी जिस तरीके से कह रहे हैं, पब्लिक अप्रिशिएट करती है यदि कोई ऐसे बयान देता है। हमने कमलनाथ जी के जवाब में भी देखा कि उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया है उसमें भी ये कहा गया है कि चुनावी मंच पर तो तरह तरह के बोलना पड़ता है जनता के सामने, तो नेता वैसी बात करते हैं अपने प्रतिद्वंदी को नीचा दिखाने के लिए। तो ये नीचा दिखाने के चक्कर में हमारे नेता और कितना नीचा गिरेंगे, ये बताइए आप। बिल्कुल पटेरिया जी, इस तरह से जैसे कि नीचे गिरने का जो स्तर एकदम शुरू हो गया है, ये तो तमाम तरह पे चला जाएगा। आपने इसी चुनाव में देखा, टाइगर से शुरू हुआ, कौवे तक पहुंचा और आइटम तक आ गया है। तो आपने देखा हो इससे पहले भी उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी आजम खान ने किस तरह, आप नालायक, चोर, है ना, हरामखोर से लेकिन यहाँ निकम्बे तक किसी तरह के शब्दावली जो आ रही है, ऐसे जो तमाम जो चलता हुआ शब्द हैं वो सारे के सारे जो है राजनीति के बड़े लोग प्रयोग कर रहे हैं। बिल्कुल असंसदीय हो गया है। भले ही ये नेता बाद में, जैसे कि राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है कि भाई माफ़ी मांगी कोर्ट में, माफ़ी मांग लेते हैं, लेकिन ये जो बड़े नेता जो करते हैं ना उसका अनुसरण नीचे तक होता है पटेरिया जी। इस कारण ये भाषा शैली बिगड़ती जा रही है। हमने देखा है अटल जी के टाइम पे वो भाषा शैली का उपयोग होता था तो लोग नीचे तक लोग सोचते थे कि हम अटल जी की नकल कैसे करें नेता, लेकिन जब आपने देखा कि बड़े ही नेता ऐसे कर रहे हैं तो फिर नीचे तक जो स्तर गिरता जा रहा है उसका एक सबसे बड़ा कारण ये भी है। प्रभु, चुनावी नारों में और इन सब चीज़ों के अंदर ये सारी चीज़ें बड़ी सामान्य सी, मुझे बहुत पुरानी याद है। एक नारा लगता था 4 चवन्नी थाली में, और उसके बाद में नेता के नाम के साथ आता था नाली में। तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें जो है मतदाताओं को उकसाने का एक प्रयास भर होती है। इसकी वास्तविकता हम देखेंगे पर्दे के पीछे जब हम देखते हैं तो हमें दिग्विजय या कमलनाथ या शिवराज सिंह चौहान बड़े हंसते मुस्कुराते गले मिलते नजर आते हैं। अभी मंच के ऊपर एक दूसरे को कोस रहे, जनता इनको समझ के इनके आक्रोश में सुर मिलाती है। बाद में ये दोनों जो है आराम से गले मिलेंगे, एक दूसरे को बधाई देने जाएंगे, शुभकामनाएं देने जाएंगे। तो मुझे लगता है जो राजनीति का स्तर है, जैसे हम अभियाल आपने ये जिक्र किया था कि अगर हम नियम कायदे बना ले, ब्रजेश बोल रहे थे कि हम एक नियम कायदे बना ले राजनीतिक दल, तो आप याद करेंगे कि जब युद्ध होता है तो महाभारत में भी नियम कायदे बने थे और वो नियम कायदे टूट गए थे उसी युद्ध में। तो मुझे लगता है कि चुनाव भी एक तरह से हम युद्ध की तरह ही लड़ते हैं। जो राजनीतिक दल है वो सत्ता की जो लड़ाई है, तो वो ये सत्ता की महाभारत है और इसके अंदर सारी नियम प्रक्रियाएं मर्यादाएं टूटती जा रही लगातार। लेकिन ये मर्यादाएं टूटती जाए वहाँ तक ठीक है, लेकिन एक स्तर तक रहें तो ज़्यादा सही रहेगी। अब आगे जाके तो इस तरह से रहेंगे तो गाली गलौज पर मतभेद से मनभेद पे आ जाएगी। जैसे नेता हमने देखा है, जैसा भटनागर जी ने बताया कि नेता एकजुट हो जाते हैं, पर्दे के पीछे गले मिल जाते हैं, लेकिन जो उनकी भाषा शैली से नीचे तक जो कड़वाहट जाती है उससे कार्यकर्ता जरूर एक नहीं हो पाते हैं। यही कारण है कि हमने देखा है कि पंचायत तक जो चुनाव गए हैं, पहले गाँव में इतना एका होता था, आज की तारीख में इतने मनभेद हो गए हैं कि एक 2-2 पार्टियां होती हैं गाँव में। जातिवाद का और हर चीज का जो स्तर गिरा है तो राजनीति के कारण गिरा है, उस तरह की कड़वाहट भाषाओं के कारण गया। बड़े नेता जरूर मनभेद नहीं रखते हैं और वो माफ कर देते हैं, लेकिन नीचे के कार्यकर्ता में उतना वो समझ नहीं रहती है, वो कट्टरता आ जाती है और उसके कारण वो आपसी कलह में बदल जाती है। और हमने देखा पंचायत चुनावों के बाद और इन चुनावों के बाद में हत्याएं तक होती हैं। यही कारण है कि ये कड़वाहट बढ़ने का। इसलिए इसमें आगे जाके संज्ञान तो लेना ही पड़ेगा कि एक स्तर तक हम गिरे, पहले भी गिरते थे, जैसे नारे हुए हैं, पहले नारेबाजी होती थी, नारे गढ़े जाते थे इस तरह से, लेकिन उनकी एक मर्यादा रहती है, एक सीमा रहती थी। अब तो गाली गलौज पे आ गए। यदि कहो दंडोतिया जी के यदि इसे बयान को आप लेते हो तो सर काट देने वाला, ये तो एक तरह से वही होगा ना, उकसा रहे हो आपको।
किसी लोगों को, यदि किसी बयान पे जैसे फतवा जैसे जारी होते थे ना, उसी तरह की ये भाषा शैली रहेगी तो वो उसको जायज कैसे ठहरा सकते हैं अपन। चलिए, इस पर संज्ञान लेना जरूरी है। जी भटनागर जी, ये तो हो गई कमलनाथ, इमरती देवी और गिरिराज दंडोतिया की बात, लेकिन एक नेता और ऐसा है मध्य प्रदेश में जिस पर मैं आपसे सवाल जानना चाहूँगा, वो है अजय सिंह राहुल, नेता विपक्ष रहे हूँ मध्य प्रदेश में। डबरा की सभा में जब कमलनाथ ने आइटम शब्द का प्रयोग किया था, उससे ठीक पहले उनने इमरती देवी के लिए जलेबी देवी जैसे एक कटाक्षपूर्ण संबोधन का भी उनने भी प्रयोग किया था और तरह तरह की बातें की थी। वही अजय सिंह राहुल आज सुर्खी में अपनी ही प्रत्याशी के लिए टिकाऊ माल जैसा शब्द का प्रयोग करते हुए देखे गए। तो क्या नेताओं की मर्यादा इतनी गिर गई है कि आप विरोधी दल पर तो आक्रमण कीजिए लेकिन अपने प्रत्याशी को भी नहीं छोड़ रहे हैं आप? ये आपके अंदर की अंतर कलह है कोई? देखिए प्रभु, आपत्ति इसी बात पे है कि आप महिलाओं के प्रति आपका नज़रिया क्या है, चाहे वो अपने दल की महिला हो चाहे वो विपक्ष के दल की महिला हो। ये जो अजय सिंह ने बोला कि टिकाऊ माल, तो यानी वही बात है कि महिला को हम अभी भी उपभोग की वस्तु समझ रहे हैं। लैंगिक समानता के इस दौर में अभी भी हमने ये मान रखा है कि वो एक उपभोग की वस्तु है और इसलिए हम कह रहे हैं कि वो माल है। अगर वो पारुल साहू के लिए ऐसा बोल रहे हैं कि हमारा प्रत्याशी टिकाऊ माल, भटनागर जी, नरेंद्र सिंह तोमर ने भी इसको लेकर नरेंद्र सिंह तोमर ने जलेबी कहा था। यही शब्द उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में कहे थे इमरती देवी के लिए। तो चाहे वो कोई भी हो, अजय सिंह हो चाहे नरेंद्र सिंह हो चाहे ये हो, मुझे लगता है कि महिलाओं के प्रति जो आपका रवैया है, इस मामले में आप शिवराज सिंह चौहान की तारीफ कर सकते हैं। खास करके महिलाओं के बारे में मुझे याद नहीं आता कि उन्होंने कभी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया हो। वो कई तरह के। मेरा आपसे क्रॉस क्वेश्चन है, यदि टिकाऊ माल का शब्द का प्रयोग मुन्नालाल गोयल के लिए हो तो क्या जायज है? देखिए, मुन्नालाल गोयल के लिए भी जायज नहीं है। किसी भी व्यक्ति को आप संज्ञान को माल की तुलना दे रहे हो, आइटम की तुलना दे रहे हो, यह निर्जीव चीज़ है। और आज मनुष्य चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सजीव चीज़ है। तो ये माल शब्द जो है ये हमारी दिमागी दिवालियापन का प्रतीक है। और मुझे लगता है कि जिन्हें हमने सत्ता सौंप रखी है, इस मामले में उनका दिमाग खाली है। वो उनके दिमाग को कह सकते हैं कि वही उनमें वो भरा हुआ है, बिल्कुल ठसाठस जो उन्होंने सीखा है उसको नए परिप्रेक्ष्य में वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, समाज के साथ बदल नहीं पा रहे। दुनिया बदल रही है, कई सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन ये वही ढाक के 3 5 झाँके ताई थमे हुए हैं। तो मुझे लगता है ऐसे लोगों को नेतृत्व हमने सौंप रखा है और ये समाज के लिए घातक इसीलिए है क्योंकि जिनको हमने नेतृत्व दिया है वो समाज को सही दिशा नहीं दिखा पा रहे। और इसका दुष्परिणाम ये हो रहा है पटेरिया जी कि महिलाओं को आप एक तरफ कह रहे हो मुख्य धारा में आइए, बराबरी का। हमारे यहाँ संस्कृति ऐसी है कि महिलाएं घर से निकलने में संकोच करती हैं, आप उनको राजनीति में ला रहा हो। जब इस तरह के शब्दावली उनके प्रति उपयोग की जाती है तो वो बाहर आने से डरती हैं राजनीति के मुख्य धारा में। वैसे ही हम देखते हैं कि जैसे पंचायतों के चुनाव हुए या राजनीति में विधायक तक में ये हाल होता है कि क्षेत्र में विधायकी उनके पति करते हैं और पंचायतों में उनके पति करते हैं। तो इस तरह की शब्दावली के कारण और उनमें एक वो भावना जागृत होगी और वो उससे पीछे हटेंगी, राजनीति से मुख्य धारा में आने से संकोच करेंगी। तो ये भी एक बड़ा नुकसान हो सकता है। भटनागर जी, यदि महिलाओं के लिए बोल रहे हैं तो नाजायज है, लेकिन पुरुषों के लिए आप चाहे जो भी बोलते रहिए, जयचंद बोलते रहिए, वो उस शब्द को भी अपने यहाँ गाली की तरह माना जाता है। गद्दार बोलते रहिए, नालायक बोल दीजिए, नालायक बोलने पर अब झगड़े हो जाते हैं। अब यदि टीचर ने बच्चे को नालायक बोल दिया तो माँ बाप लड़ने चले जाते हैं, पुलिस में शिकायत दर्ज कराने पहुंच जाते हैं। वो तमाम शब्द आप पुरुषों के लिए बोलते रहिए। तो क्या ऐसी छूट भी जायज़ है राजनीति में? कहीं तो कोई रोक लगनी चाहिए इस पूरे मसले पर? प्रभु, निश्चित तौर पे भाषा का संयत राजनीति के अंदर, चूँकि ये समाज के लीडर हैं, हमारी सत्ता का वो कर रहे हैं, चाहे वो विपक्ष का हो चाहे पक्ष का हो, समाज के अंदर वो लीडरशिप कर रहे हैं, उन्हें एक उचित मानदंड जनता के सामने रखना चाहिए। ये एक स्वाभाविक है, हम लीडर से यही अपेक्षा करते हैं। लेकिन अगर वो ये चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, अगर हम सम्मान नहीं कर सकते हैं और उसकी तुलना अलग अलग, अब जयचंद और ये वो सब चीज़ों की इतिहास के उदाहरण हैं, तो उनको लेके आप किसी को गद्दार ठहरा रहे हो, किसी को कुछ ठहरा रहे हो। मुझे एक बात बताओ, जिन लोगों ने दल बदल किया उन्हें हम गद्दार क्यों कह रहे हैं? लोकतंत्र के अनुसार, लोकतंत्र की भावना से यदि हमारी पटरी नहीं बैठ रही, नए दल बदल कानून में, प्रभु एक सेकंड, नए दल बदल कानून के अंदर आप जनता के बीच दोबारा जा रहे हो ना। जनता आप तय करेगी कि आप क्या आपको पसंद कर रही है कि नहीं, आपके दल बदल को पसंद कर रही है कि नहीं कर रही है, ये जनता डिसाइड करेगी। आप डिसाइड करने वाले कौन हो? लेकिन लोकतंत्र के अंदर मेरी मर्जी है कि आज मैं इस पक्ष में खड़ा हूँ, मैं उस पक्ष में चला जाऊँ। अब लेकिन उसको स्थापित कौन कर रहा है? सोनिया गांधी ने भी लोकसभा से इस्तीफा दिया था, जनता ने दोबारा चुना, इशू खत्म हो गया।
लाल कृष्ण आडवाणी ने भी इस्तीफा दिया था, जनता ने चुना। जब हम लोकतंत्र में हैं तो आखिरी डिसीजन तो जनता करती है। जब जनता डिसीजन करती है तो आप दल बदल करने वाले को गद्दार कैसे कह सकते हो? क्योंकि अगर आप सही नहीं हो तो आपका विरोध किस तरह से करेगा? क्योंकि जो दल बदल कानून है उसमें आप उसी दल में रह के विरोध नहीं कर सकते, तो आपको पद छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने पद छोड़ने की हिम्मत दिखाई है और अब वो जनता के बीच में गए। अब जनता उन्हें चुने या न चुने ये हमें पता चलेगा। जनता डिसाइड करेगी कि ये गद्दार हैं, ये बेवफा हैं, या ये जनता के हित में उन्होंने त्याग किया है। ये जनता डिसाइड करेगी। भटनागर जी, आप कह रहे हैं दल बदल कानून में अपने दल में रहकर बोलने की, विरोध करने की स्वतंत्रता नहीं है, लेकिन स्वतंत्रता तो है। लोग हर दल का एक लोकतांत्रिक अधिकार होता है, हर व्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता है और सभी पार्टियों में इनको सुना भी जाता है। नहीं, बिल्कुल गलत है ये। हमारे यहाँ तो मतलब लोकतांत्रिक, आंतरिक लोकतंत्र राजनीतिक दलों के अंदर बचा ही नहीं प्रभु। आप हमने कांग्रेस के उदाहरण देख लें, जिसने देश के अंदर आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। वहाँ पे आज आप गांधी परिवार के खिलाफ बोल के देखो, दूसरे दिन बाहर का रास्ता दिखाते, कई सारे उदाहरण हैं। चलिए भटनागर जी, मुझे लगता है ये बहस बहुत लंबी चल सकती है, लेकिन हमको इसको यहीं विराम देना होगा। और जिस तरीके से ये जो जायज़ नाजायज़ का विषय चल रहा है, इस विषय को लेकर चुनाव आयोग तक मामला भी पहुंच चुका है और अब गेंद चुनाव आयोग के पक्ष में है कि आयोग क्या निर्णय सुनाता है। आयोग यदि वाकई में ये चाहता है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में शुद्धता आए, शुचिता का प्रवाह हो, तो उसको एक सही निर्णय लेना चाहिए। यदि इन तरीके ऐसे जो शब्द हैं उनको एक बार रोक लगा देनी चाहिए, तो हो सकता है कि भविष्य के राजनेता जो हों, अगले जो चुनाव हों, उसमें हमको कुछ अच्छे नेता, अच्छे शब्दों के साथ और अच्छे जनप्रतिनिधि चुनने का मौका मिले। सत्ता के फाइनल में आज के लिए इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ।